नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और जो हम लोग क्रैश कोर्स चालू किए थे उसमें जीएस से संबंधित मुद्दों पे हम पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे। पॉलिटी विषय में आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाले हैं वो है भारतीय संघ एवं राज्य, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित मुद्दों पे मैं टोटल आपसे बातचीत करने वाला हूं। इसके पहले मैंने आपको राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था वहां तक की पूरी बातों पे मैंने बातचीत किया था। तो आज जो मेरी क्लास है इसमें पूरी क्लास के साथ आप लगे रहिएगा, टोटल नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठे रहिएगा, सारी बातों को अपने नोटबुक में मेंशन करते हुए चलिएगा ताकि ये कंटेंट आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सके। तो हम चलते हैं सीधे अपनी मुद्दे पे और हमारा जो आज का मुद्दा है वो है भारतीय संघ एवं राज्य, भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। एक सवाल तो आपका सीधे यही बन जाएगा कि संघ और राज्य संविधान के किस भाग में है। सीधे सीधे सवाल पूछता है, कहिएगा भाग 1 में है, कहेगा किस कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेदों को सीधे सीधे पूछ के निकल जाता है, कहिएगा अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका वर्णन किया गया। तो हम लोग इसमें सारे अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं। टोटल अनुच्छेद 1 से 4 तक की सारी मुद्दों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इससे संबंधित मुद्दों को हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, याद रखिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सबसे पहली बात आपको यही याद रखना, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यहाँ एक और मज़ेदार चीज़ पूछता है, राज्यों का संघ होगा। वो मज़ेदार चीज़ क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से जाना जाता। ऑप्शन दे देगा भारत इंडिया, दूसरा कहेगा भारत हिंदुस्तान इंडिया, फिर कहेगा हिंदुस्तान भारत इंडिया, फिर कहेगा इंडिया भारत, ऐसा करके ऑप्शन बनाता रहेगा। आपको भारत और इंडिया जो मिलेगा जहाँ पे, उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना। तो पहला अनुच्छेद भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, ये बात याद रखना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होगा। तो कहेंगे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वही सब शामिल होने वाले हैं। राज्य और राज्य क्षेत्र में जो पहली अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे, जो पहली अनुसूची हम लोगों ने पढ़ा था, उस पहली अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट राज्य और संघ राज्य क्षेत्र थे वही यहाँ पे शामिल किए गए हैं। दूसरी बात यहाँ ये याद रखना है कि इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत अगर देखा जाए तो जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको, उस भारतीय क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला भाग में जो रखा गया है वो राज्यों के राज्य क्षेत्र को रखा गया है। जो राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे उसको रखा गया है। और दूसरा जो इसमें भाग है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों को रखा गया है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को। और तीसरा जो भाग है, अगर मान लीजिए अगर ये मेरा प्यारा सा भारत देश मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करिए हमारा भारत देश है, तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरा भारत है, इसके अलावा अगर कहीं विदेशी, मान लीजिए हमने पाकिस्तान से कोई हिस्सा लिया और भारत में मिला लिया, अधिग्रहित कर लिया, उसको भी शामिल किया जाएगा। भारत का कोई राज्य है, ये तो है ही है, भारत का कोई केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो है ही है, कोई राज्य है, ये तो है ही है। लेकिन भारत सरकार अगर विदेश से किसी राज्य को भारत में मिला लेता है, इसको भी संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 1 में कितनी बात शामिल है? 3 बात। एक, भारत के राज्य जो 28 राज्य हैं, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और तीसरा ये है कि अगर भारत सरकार विदेशी किसी राष्ट्र को अधिग्रहित कर लेता है तो उसको भी शामिल किया गया। तो 3 बात आपको याद रखना है। तो यहाँ आप तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिखेंगे भारतीय क्षेत्र में राज्य क्षेत्र आएगा, संघ राज्य क्षेत्र आएगा, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र आएंगे, अधिग्रहित क्षेत्र आएंगे। ये बात आपको अनुच्छेद 1 से याद रखना है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद में ये आपको याद रखना है। अगर देखा जाए इसके अलावा तो मान लीजिए सपोज डैट करिएगा, हम यहाँ पे रख लेते हैं हमारे भारत देश में दो स्तर की चीजें दिखाई देती हैं। वो क्या है, एक तो शीर्ष पे बैठा है केंद्र सरकार और दूसरा इसके अंडर में नीचे काम करता है राज्य सरकार। तो हमारे भारत देश में ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार होगा, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार, ये राज्य सरकार इस केंद्र सरकार से किसी संधि समझौता से नहीं जुड़ा होगा, संधि और समझौता से नहीं जुड़ेगा, नहीं तो संधि समझौता से इसको नहीं जोड़ा गया। मान लीजिए संधि और समझौता से जोड़ दिया जाएगा तो कल उत्तर प्रदेश कहेगा केंद्र सरकार से, भैया तुम बहुत दादागिरी कर रहे हो, हमको अलग करो, हम अपना अलग बना के रहेंगे, तो हमारा राष्ट्र टूट जाएगा, हमारा राष्ट्र चल ही नहीं सकता। पहला बात ये याद रखना, अनुच्छेद 1 क्या कंडीशन दे रहा कि जो राज्य होंगे वो केंद्र से संधि समझौता के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे। और दूसरी बात ये कह रहा है कि कोई भी राज्य केंद्र से स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कल उत्तर प्रदेश, कल बिहार राज्य कहेगा कि केंद्र सरकार से मुझे अलग कर दो भैया। और तीसरी बात आपको इसमें ये याद रखना है कि कोई भी राज्य अपने स्वेच्छा से अपने नाम को नहीं बदल सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि हम अपने राज्य का उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ और रख देंगे, तो ये अधिकार उनको नहीं है, राज्य सरकार को, ये सीधे संसद के पास है। तो तीन बातें यहाँ आपको भारत के केंद्र में, तीन बात आपको क्या क्या याद रखना, एक तो ये याद रखना कि राज्य जो होंगे वो संधि समझौता से नहीं जुड़े होंगे। दूसरी बात क्या आपको याद रखना है कि राज्य जो होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगे केंद्र से। और तीसरी बात क्या याद रखना है कि जो राज्य होंगे वो अपने नाम को, यानी नाम को स्वयं नहीं बदल सकते हैं, नाम को स्वयं नहीं बदल सकते हैं। तो ये तीन बात आपको यहाँ पे बस याद रखना है। तो अनुच्छेद 1 को मैं रिकॉल करवा देता आपको फटाफट, क्या क्या देखना। अनुच्छेद 1 में ये देखना है कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया है, जो राज्यों का संघ होगा। पहली अनुसूची में जितने सारे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वो सब यहाँ शामिल है। भारत, अगर कोई पूछे भारत के क्षेत्र में क्या क्या आएगा तो कहिएगा राज्य आएंगे, राज्य क्षेत्र आएंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आएंगे, और भारत सरकार किसी राज्य को अगर मिला लेती है वो क्षेत्र आएंगे। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश में केंद्र सरकार सर्वोच्च शिखर पे, राज्य सरकार उसके नीचे काम करती है। तो ये राज्य सरकार किसी भी तरह से अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, न तो ये किसी संधि समझौता से जुड़ा हुआ है, न तो ये अपने नाम बदलने के लिए स्वतंत्र है, न तो ये केंद्र से अलग होने के लिए कह सकता। इतनी सारी बात आपको अनुच्छेद 1 से संबंधित याद रखना। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता। अनुच्छेद 2 से संबंधित अब हम लोग मुद्दे को देखते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद 2 ये क्या कहता। अनुच्छेद 2 ये कहता है, इसको हम फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, 2 और 3 को फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 2, 3 को एक ही साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रख लिया एक बड़ा सा अपना प्यारा भारत देश को बनाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट भारत को मैं लेता हूँ, ड्रा करता हूँ। सपोज डैट मान लीजिए ये 1 मिनट, भारत देश को, ये रहा हमारा भारत देश। ये सपोज करिए हमारा प्यारा सा भारत देश है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को ये देखना ये भारत के बाहर के हिस्से, यही बस भारत का हिस्सा है, केवल यही है। अब इस भारत के अंदर का कोई राज्य है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। भारत के बाहर से किसी राज्य को, मान लीजिए पाकिस्तान का हिस्सा है, ये वाले हिस्से को क्या कर रहा है सरकार, हमारा इस वाले हिस्से को अधिग्रहित कर रहा, मिलाना चाह रहा भारत में। या मान लीजिए इधर आ जाइए, इधर भूटान के पास इधर वाले हिस्से में आ जाइए, ये अगर हिस्सा हमें मिलना चाह रहा भारत देश में। या म्यांमार से कोई हिस्सा है, ये भारत में मिलना चाह रहा है। तो अगर कोई विदेशी सीमा, कोई विदेशी भूभाग भारत में मिलना चाह रहा, तो भारत सरकार उसको संविधान संशोधन करके क्या करेगी, मिला लेगी, साधारण बहुमत से आराम से उसको मिला लेगी। तो जो भारत सरकार हमारा अपने भारत के सीमा से बाहर का कोई सीमा है वो मिलना चाह रहा है, तो उसको मिलाने का काम अनुच्छेद 2 से करते हैं। आपको याद क्या रखना, 2, 3 को एक ही साथ समझना, बहुत क्लियर कंफ्यूज करता है। 2 में ये कहा गया है कि अगर भारत के बाउंड्री के बाहर का कोई भूभाग भारत से मिलना चाहता है, भारत के बाउंड्री के बाहर का कोई भूभाग दूसरे देश का भारत में मिलना चाहता है,
तो अनुच्छेद 2 से भारत सरकार उसको मिला लेगी। और यदि भारत के सीमा के अंदर, भारत के सीमा के अंदर कोई दो राज्य हैं और ये आपस में इसको मिलना है, या एक राज्य से तोड़ के कोई दूसरा राज्य उसमें बना देना है, या एक राज्य से एक संघ राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को मिला देना है, यानी कि भारत के सीमा के अंदर ही अगर राज्यों को तोड़ना हो, राज्यों को बनाना हो, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत करता। ये अंतर आपको याद रखना। फिर 2 अलग से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, 3 अलग से बता दे रहा हूँ। 2 में क्या है कि भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर का कोई हिस्सा अगर भारत में मिलना चाहता है तो 2 से मिला जाएगा, वो नए राज्य का प्रवेश होगा। और अगर भारत के सीमा के अंदर किसी राज्य को तोड़ के, बड़ा राज्य हो गया तोड़ के छोटा राज्य करना है, या छोटा राज्य कोई क्षेत्र मिला के उसको बड़ा राज्य करना, ये अनुच्छेद 3 से होगा। तो 2 क्या कहता है और 3 क्या कहता है, इस अंतर को जानिए, फिर 2 को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 2 में आप क्या लिखेंगे? 2 में हम लोगों को 2 बातें लिखना। पहला बात ये लिखना है कि अगर कोई नए राज्य को भारत के संघ में सम्मिलित करना हो तो भारत सरकार अनुच्छेद 2 से करेगा। पहला बात क्या है? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना हो, कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? यानी विदेशी कोई राष्ट्र है उसको मिलाना हो। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर नए राज्यों को प्रवेश देना हो, स्थापना करना हो, नए राज्यों का प्रवेश अगर देना चाहती है भारत सरकार, स्थापना करना चाहती है प्रवेश दे करके, इसको हम कहेंगे। लेकिन ये शब्द स्पेशल हम 3 में यूज करें। तो विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 को यहीं सरसरी निगाह से हम लोग समझ लेते हैं। 3 क्या कहता है? तो 3 में बहुत सारी बातों को हम लोगों को ध्यान देना है। 3 में हम लोगों को कई सारी बातों को ध्यान देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अगर भारत के अंदर का कोई भूभाग हो, भारत के अंदर का, अभी भारत के बाहर का मैं बातचीत कर रहा था, मान लीजिए भारत के बाहर का कोई हिस्सा हम मिला रहे थे, लेकिन अब भारत के अंदर के ही हिस्से को हम तोड़ के बड़ा या छोटा कर रहे हैं, उसके लिए ये लागू होता है अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 के तहत आपको क्या लिखना? नए राज्यों का निर्माण करना, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन करना। इसमें क्या लिखा जाएगा? संसद के पास क्या अधिकार? नए राज्यों का निर्माण करना, या कह सकते हैं राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन करना। ये बात आपको याद रखना। यानी कि भारत सरकार अपने भारतीय राज्यों के अंदर नए राज्यों के स्वरूप को बदल सकती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत के कोई बड़ा सा राज्य है, उसकी सीमा को हमारी सरकार घटा सकती है। कोई भारत का छोटा सा राज्य है, उसकी सीमा को हमारी सरकार बढ़ा सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे राज्य के क्षेत्र हैं उनको बढ़ा सकती है संसद। कोई राज्य क्षेत्र है उसको घटा सकती है संसद। किसी राज्य के नाम को बदल सकती है संसद। ये सारे अधिकार यहाँ हैं, संसद के पास सारे अधिकार है। संसद ही यहाँ पे अनुच्छेद 2 पे भी काम करेगी और संसद ही अनुच्छेद 3 पे भी काम करती है। यहाँ भी संसद ही काम करती है। तो संसद के पास यहाँ क्या क्या अधिकार होंगे? तो एक बात ये लिख लीजिएगा, अगर कोई राज्य है, राज्यों की सीमा को बढ़ा सकती है, जो राज्य की सीमा होती है उसको घटा सकती है। फिर यहाँ पे एक बात और आप लिख सकते हैं, जो राज्य क्षेत्र होंगे, राज्य क्षेत्र उनको संसद क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। जो राज्य क्षेत्र होंगे उस राज्य क्षेत्र को संसद क्या कर सकती है? घटा सकती है। फिर आप एक बात और इसमें कह सकते हैं, यहाँ पे और एक चीज लागू होता कि जो राज्य होंगे, राज्य के नाम को संसद बदल सकती। तो ये सारी बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया। 3 में इतनी सारी बात आपको याद रखना। और 3 का ही प्रयोग करके संसद का समय समय पे कई सारा काम काज किया। जैसे नेफा का नाम बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया संसद ने, जैसे उत्तरांचल का नाम बदल के संसद ने उत्तराखंड कर दिया। और इसी तरह से राज्यों के अंदर जो शहर होते हैं उन शहरों का नाम बदलने का काम राज्य विधानमंडल के पास होता है। जैसे राज्यों का नाम बदलने के काम संसद करती है, वैसे राज्यों के शहरों का नाम
बदलने का काम राज्य विधानमंडल करते हैं। और शहर का नाम, जैसे मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया, कलकत्ता का कोलकाता कर दिया गया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया। ऐसे तमाम सारा राज्य के जो शहरों का नाम बदला जाता है, उसको कौन बदलने का ताकत रखता है? वो राज्य विधानमंडल रखता है। लेकिन 3 में एक इंटरेस्टेड बात आपको याद रखना, जो सवाल पूछे जा चुके हैं कईयों बार। वो इंटरेस्टेड बात ये याद रखना है कि जो ये अनुच्छेद 3 के तहत जो काम काज हो रहा है, सीमा को बढ़ाना, सीमा को घटाना, राज्य क्षेत्र बढ़ाना, राज्य क्षेत्र घटाना, राज्य के नाम बढ़ाना, राज्य का नाम घटाना, संसद भले करती है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति जब अनुमति देता है तो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही विधेयक संसद में पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है संसद सुबह सुबह उठी मुंह बनाते हुए चली आई और बना दी उत्तर प्रदेश का तो हम सीमा घटा देंगे। भैया काहे को घटा दोगे? तुम्हारे अब्बू का थोड़े ना, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ ये है कि राष्ट्रपति अगर ये अनुमति दे रहा है कि भाई राज्य की उत्तर प्रदेश का नाम बदल देना चाहिए, बिहार का नाम बदल देना चाहिए, सीमा घटा देना चाहिए, सीमा बढ़ा देना चाहिए, या बहुत बड़ा राज्य प्रशासन नहीं चल पा रहा, उसके राज्य क्षेत्र को हटा करके छोटा कर दीजिए। अगर राष्ट्रपति ये अनुमति दे रहा तो संसद के पास इतना अधिकार है कि संसद सदन में विधेयक पेश कर देगी, और वो विधेयक जो पेश करेगी उसमें ये कहा जाएगा कि हम फला राज्य, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम बिहार राज्य की सीमा को घटा रहे हैं और बिहार राज्य से एक अलग राज्य बना रहे हैं, या उत्तर प्रदेश से जैसे उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया होगा तो राष्ट्रपति ने क्या किया होगा? पहले संसद को कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक क्षेत्र को संभाला नहीं जा सकता, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब राष्ट्रपति इस तरह से कहा होगा तो संसद विधेयक पेश की होगी, और जब संसद विधेयक पेश की होगी, विधेयक पे चर्चा हुआ होगा, तो राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश सरकार से यानी राज्य विधानमंडल से पूछने आया होगा मतलब पूछा होगा, आया नहीं होगा, पूछने का मतलब समझिए, पूछा होगा, और एक निश्चित समय सीमा दिया होगा उत्तर प्रदेश को कि हम आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन का समय दे रहे हैं, आपके राज्य की सीमा को हम घटा रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार कहेगा ठीक है तो बल्ले बल्ले, कहेगा नहीं ठीक है तो भी बल्ले बल्ले, वो कुछ बोलेगा नहीं करेगा, हम तो नाराज है नहीं बोलेंगे तो भी बल्ले बल्ले। राष्ट्रपति कहेगा तुम हाँ बोलो चाहे ना बोलो, चाहे बोलबे मत करो, हमसे क्या करना, हम तो वही करेंगे जो मेरे मन में आ रहा है, तुमको जो करना है करते रहो। ये है अधिकार राष्ट्रपति का। यानी कि यहीं पे हम लोगों को एक बात और जानना है, वो क्या जानना कि राज्य की जो सीमा के बारे में संसद बढ़ाने घटाने का काम अनुच्छेद 3 के तहत करती है, जो अनुच्छेद 3 के तहत करती है संसद काम, संसद वो क्या क्या कर उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुमति देगा। सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुमति देगा। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तो वो विधेयक कहाँ चला जाएगा? विधेयक पेश होगा। विधेयक क्या होगा? पेश किया जाएगा। कहाँ पे? संसद में। संसद में जब विधेयक चलेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक को ट्रांसफर करेगा सीधे किसके पास? इस संसद का ही दूसरा रूप राज्यों में कानून बनाने का घर होता है, राज्य विधानमंडल के पास। तो राज्य विधानमंडल के पास जब राष्ट्रपति दे देगा तो इसको टाइम देगा राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति कि 10 दिन में तुम बता दो भैया हम तुम्हारे राज्य का नाम बदल लें। ये जो राज्य विधानमंडल है मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल को राष्ट्रपति ने दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल को 10 दिन का टाइम दे दिया कि तुम्हारे राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे घटाना चाहते हैं, चाहे नाम बदलना चाहते हैं। अभी 10 दिन के अंदर चाहे राष्ट्रपति को हाँ कहे, चाहे ना कहे, चाहे बोले ही ना, कोई जवाब ना दे, बोले ना, कुछ भी ना करे, लेकिन राष्ट्रपति वही करेगा जो उसको करना चाहिए। बस 10 दिन के बाद 11वां दिन राष्ट्रपति अपना वाली कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछा जाता, ये बात आप याद रखिएगा। फिर अब हम लोग देखने चल रहे हैं, अब हम लोग ये देखने चल रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 को हम लोग देखने चल रहे हैं। 3 अनुच्छेद मैंने आपको बताया, अब हम आपको बताने चल रहे हैं अनुच्छेद 4 से संबंध। ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा तेजी से हम लोग चलेंगे, इसलिए बातों को आप समझ के नोटबुक बनाते चलिएगा, क्योंकि हम लोगों को समय के अंदर ही सारी बातों को कवर करना है, समय सीमित है, तो हम लोग तेजी से चलेंगे। नोटबुक आप साथ साथ बनाते चलिएगा। लेक्चर में जितनी सारी बातें बोल रही हैं वो सब सवाल है, भले मैं एक समझा रहा हूँ कहानी के माध्यम से, लेकिन वो सब के सब सवाल है, उसको अगर हल्के में ले लेंगे तो फंस जाएंगे आप एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 4 से संबंधित मुद्दे को। 4 में क्या क्या है? तो 4 में बस 2 से 3 बात आपको याद रखना। सबसे पहला बात
जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन होगा तो संविधान संशोधन किससे किया जाता है? 368 के तहत। तो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन होगा तो वह अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। ये संविधान संशोधन की बात करता है, और जब ये संविधान संशोधन की बात 368 करता है तो इसमें दो तरह का संशोधन होता है। एक होता है विशेष बहुमत, और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस 50% या +1 राज्यों का समर्थन। ये एक तो कहानी, ये चैप्टर पढ़ाते समय हम बताएंगे। लेकिन एक संशोधन और होता है जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, साधारण बहुमत। तो ये जो साधारण बहुमत है इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया गया। इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो शामिल क्या क्या है 368 में? एक सिंपल मेजोरिटी प्लस 50 प्लस 1% विधायिका, ये नहीं है। ये 368 में साधारण बहुमत नहीं है। और साधारण बहुमत से ही संविधान के अनुच्छेद 2 में भी संशोधन होता है और संविधान के अनुच्छेद 3 में भी संशोधन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 4 ये अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर संशोधन करना है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब 368 के दायरे में उसको नहीं रखा जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि अगर किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना या घटाना हो तो किस तरह की संशोधन की करने की आवश्यकता है संसद को? तो कहेगा विशेष बहुमत की, या विशेष बहुमत प्लस 50%, या साधारण बहुमत, या राष्ट्रपति का अध्यादेश, किसी भी तरह का आपसे पूछ सकता है। तो कहिएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत आपको कहना है। अनुच्छेद 2 में संशोधन कैसे होगा? साधारण बहुमत से होगा। अनुच्छेद 3 में संशोधन कैसे होगा? साधारण बहुमत से होगा। और ये पावर अनुच्छेद 4 देता है, और ये भी अनुच्छेद 4 कहता है कि इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि 368 की संविधान संशोधन में केवल 2 ही बातें हैं, एक ये और एक ये बात याद रखिएगा। अब इसमें एक नोट वाली बात हम लोगों को एक केस समझना है, और वो केस क्या है? बेरुबाड़ी यूनियनवाद का। ये केस क्या कहता है इसको समझिएगा। यहाँ सरकार की दादागिरी को सुप्रीम कोर्ट कम करने की कोशिश किया है। ये केस था 1960 का, इसी से संबंधित है, इसी अनुच्छेद से, अनुच्छेद 2 से मुख्य रूप से संबंधित है। वो 2 से हुआ क्या? पश्चिम बंगाल का ये एक क्षेत्र था बेरुबाड़ी यूनियन, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, अगर यहाँ हम रख लेते हैं पश्चिम बंगाल को, यहाँ रख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल वाला ये क्षेत्र है, सपोज करिए पश्चिम बंगाल बना लीजिए यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा दे दिया गया। ये थोड़ा और इधर है, मैंने इधर बना दिया फिगर थोड़ा और इधर है। तो ये हिस्सा सरकार का ये कहना था, भारत सरकार ये कह रही थी कि हम ये हिस्सा बांग्लादेश को देना चाहते हैं। सरकार का देखिए दादागिरी, सरकार समझ रही हम ही नवाब हैं। सरकार ये कह रही है कि हम भारत का जो बेरुबाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम बांग्लादेश को देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि तुमको अधिकार कौन दे दिया? तुम सरकार हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम देश के दादा बन गए हो, जो मन में आएगा करते चले जाओ। पहले ये तो बताओ संविधान में कहाँ लिखा है कि तुम भारत के किसी जमीन को किसी दूसरे को दे दोगे? तुम्हारे पापा की संपत्ति तो है नहीं, देश की संपत्ति है। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया, कहा बेटा उछलने की जरूरत नहीं है। जो क्षेत्र तुम दूसरे राष्ट्र को देना चाहते हो उस क्षेत्र को देने का अधिकार तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। तो तुम किस अधिकार पे दे रहे हो? कौन सा बेस के आधार पे दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा सरकार से
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2(3) केवल ये कहता है कि संसद के पास केवल और केवल इतना अधिकार है कि वो राज्य की सीमा को बढ़ा घटा सकती है, ना कि किसी दूसरे देश को दे सकती है। राज्य के नाम को बदल सकती है, राज्य क्षेत्र को मिला के नया राज्य बना सकती है, लेकिन किसी दूसरे राष्ट्र को अपना भूभाग दे दे, ये कहीं नहीं लिखा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ये कहा, तब सरकार का जो ज्ञान था वो समझ में आया और सरकार को लगा अब हमें क्या करना चाहिए। हम बेरूबाड़ी वाला जो क्षेत्र है ये तो हम बांग्लादेश को देना चाहते हैं, हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि बेटा तुमको 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान अभी है नहीं संविधान में। तुम संशोधन करो, नया कानून बनाओ और उस कानून के मुताबिक तुम भारतीय राष्ट्र के किसी भौगोलिक क्षेत्र को दूसरे राष्ट्र को तब दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते। तब हमारी संसद ये बात जब सुप्रीम कोर्ट का सुना तो उसने क्या किया, संविधान में संशोधन किया। और वो संविधान संशोधन जो हमारी संसद किया था वो 9वां संविधान संशोधन था और ये 1960 में हुआ था। और 1960 में हमारी संसद ने संविधान संशोधन करके जो बेरूबाड़ी यूनियन मसला था, वो क्षेत्र था, ये पश्चिम बंगाल को दिया और इस तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, उसको दिया गया। फिर इस पे आगे चल के जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो 2015 में बीजेपी के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो 2015 में थे, जो अभी वर्तमान में भी चल रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र जो था हम लोगों का थोड़ा ऐसे अटपटा सा था, तो उसको चाहे कि कुछ भूभाग हम अपना दे दें और कुछ भूभाग उनका ले लें, ऐसे लेन देन करके चाहे कि सीमा को हम एकदम क्लियर कर लें। सीमा क्लियर रहेगा, सही रहेगा। बहुत ज़्यादा शरणार्थी समस्या, बहुत ज़्यादा ये नक्सलवाद, आतंकवाद, बहुत ज़्यादा ये घाटी क्षेत्र की विवाद बहुत देखने को मिलते थे। तो हमारी सरकार, भारत सरकार और इधर से बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश सरकार, ये दोनों ने कहा कि जो सीमा भाई ऐसे तितर बितर है, इस सीमा को हम लोग सुधार कर लेते, सीधे कर लेते। तो दोनों देश आपस में समझौता किए, कुछ अपना जमीन ये इनको दिया, कुछ अपना जमीन ये इनको दिया भूभाग, और दोनों लोग मिलकर सीमा को बराबर कर लिए। इसके लिए हमारा भारत सरकार जो था वो 100वां संविधान संशोधन किया था और ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। और 2015 में करके हमारे मोदी सरकार ने कुछ भूभाग को पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश को दिया और कुछ बांग्लादेश के भूभाग को भारत में मिलाया और इस तरह से सीमा को हम लोग क्लियर किए। तो भारतीय संविधान का जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, ये चैप्टर में आपको संघ और राज्य, जिसमें अनुच्छेद 1 मैंने आपको बता दिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और क्या क्या इसमें शामिल होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारत से राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता, न तो समझौता किया है, न तो स्वतंत्र हो सकता अपने मर्जी से, और न तो ये अपने नाम को स्वयं बदल सकता है, ये संसद का अधिकार है। फिर मैंने आपको 2 बताया, संसद को अधिकार है नए राज्य को भारत में शामिल कर सकता, यानी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिलाने का अधिकार उसके पास है। फिर मैंने आपको 3 में ये बताया कि संसद के पास इतना अधिकार है कि भारत के अंदर के राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना सकता है और भारत के अंदर के राज्य की सीमा को घटा सकता, बढ़ा सकता, भारत के अंदर जो राज्य है उनके नाम को बदल सकता है। और मैंने इसी 3 में आपको ये भी बताने की कोशिश किया है कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की सीमा को घटाने बढ़ाने से संबंधित पहले अनुमति देगा, फिर संसद द्वारा विधेयक पेश किया जाएगा, फिर जब विधेयक पेश हो जाएगा तो राष्ट्रपति के माध्यम से जिस राज्य की सीमा को बढ़ाने और घटाने की बात चलेगी उस राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति देगा और एक समय सीमा देगा कि हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम आपके नाम को बदलना चाह रहे हैं। फिर उस राज्य विधानमंडल की सहमति मिले या ना मिले, राष्ट्रपति अपना वाली कर लेगा। ये सब बात मैंने आपको 3 में बताया। फिर मैंने 4 में बताया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर संशोधन करना है तो 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो साधारण बहुमत से हो जाएगा और साधारण बहुमत का संशोधन 368 में शामिल नहीं होता है। ये मैंने 4 में आपको बताने की कोशिश किया। फिर मैंने बेरूबाड़ी यूनियन संघ, इसी अनुच्छेद से रिलेटेड 2-3 से ही ताल्लुकात है। जब संसद हमारे बेरूबाड़ी जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था बांग्लादेश को देना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आप दादागिरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्षेत्र दूसरे देश को देने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो हमारी सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार ने 9वां संविधान संशोधन किया और बेरूबाड़ी क्षेत्र को पश्चिम बंगाल को दिया।
बांग्लादेश को दिया। फिर आगे चल के मोदी सरकार जब आती है तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में करती है, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का और कुछ हिस्सा भारत का आपस में लेन देन करके सीमा को बरकरार करती है। इस तरह से देखा जाए तो जो मैंने भाग 1 आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी लिया, वो भाग 1 से संबंधित मैंने पूरी बात आपको बताने की कोशिश किया। सारी बात मैंने A to Z 1 से 4 में क्या क्या जितना बोला हूं सब आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, सब के सब सवाल बनते रहते हैं। अब एक नज़र हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एक नज़र हम लोग देख लेते हैं जिस संस्थान से हम लोग अभी जुड़े हैं, जिस संस्थान से नोटबुक आईएएस, नोटबुक आईएएस के बारे में अगर हम बताएं तो नोटबुक आईएएस जो है ये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला भी प्रस्तुत करता है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का, चाहे आरओ या आरओ क्यों ना दे रहे हो, जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है उसके लिए जो नोटबुक आईएएस है वो दैनिक रूप से उत्तर लेखन आपको, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से उत्तर लेखन के लिए आपको अभ्यास करवाती है। साथ ही साथ प्रतिदिन की एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती है और आपके अभ्यास क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करती है। और टोटल का टोटल ये प्रयास इसका प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पे होता है, जिसमें काफ़ी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट होते हैं जो आपके भविष्य के होने वाली परीक्षाओं में काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो ये जो नोटबुक आईएएस संस्थान के द्वारा चलाया जाता है, ये प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाया जाता है। अगर आप दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं तो आप आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर दूर दराज के क्षेत्रों में आप रहते हैं, नहीं आ सकते हैं दिल्ली, तो आप ऑनलाइन मोड को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको दिए गए नीचे इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और संस्था द्वारा मिली हुई जानकारी के मुताबिक आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो नोटबुक आईएएस संस्थान से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। हम लोग जो अपने टॉपिक में बात हमने किया आपको, वो तो मैंने ये भारतीय संघ एवं राज्य टॉपिक से कर चुका। बाकी इसके बाद जब अगली टॉपिक में मैं आता हूँ आपसे बातचीत करने, तो नागरिकता से संबंधित मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक क्रैश कोर्स है, इसमें पूरी तेजी के साथ हम लोग चलेंगे। एग्जाम की डेट नज़दीक है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश यही होगा कि आप लोग नोटबुक और कलम साथ साथ लेकर बैठे रहिएगा, चीज़ों को सुनते समझते और लिखते चलिएगा। वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, क्योंकि आप अगर कंटेंट को क्लियर करते जाएंगे तो हमें लग रहा है आपके प्रतियोगी परीक्षा में इससे बाहर पूछने वाला नहीं है, जहां तक मेरा मानना। बाकी मिलते हैं मैं अपनी अगली वीडियो में, जहां मैं स्पेशल बातचीत करता हूं आपसे नागरिकता से संबंधित मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।